सामने खड़े हो गए, इधर लाइट आएगी, शुरू हो गया। हो गया। बिल्कुल व्यूअर्स आने लगेंगे आप शुरू करिए। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देखिए शुरू हो गया। प्रवास कर रहे ऊर्जा क्षेत्र के सभी कर्मचारी, अभियंता, जूनियर इंजीनियर, राज्य विद्युत परिषद जन संगठन के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं वरिष्ठ जन को हृदय से नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। आज जो आप सबसे हम सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, इस सोशल मीडिया पे सीधे संवाद करने के लिए आप सबसे रूबरू होने के लिए उपस्थित हुए हैं, जैसा आप देखते हैं कि उसका मूल जो हमारा विषय है कि आज दुनिया में, देश में या जिस संस्थान व प्रतिष्ठान में हम सब कार्य कर रहे हैं उसके समक्ष क्या व्यवहारिक चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के साथ ही राज्य विद्युत परिषद चूँकि ऊर्जा क्षेत्र का महत्वपूर्ण संगठन है, इस संगठन के सामने संगठनात्मक एवं विभागीय चुनौतियाँ क्या है, इस पे एक दूसरे के साथ मिलकर संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से कहीं न कहीं संगठन, विभाग और देश की जो सामने संकट है उसे आगे ले जाने में हम एक दूसरे के सहभागी बन सकेंगे। हमारे साथ मैं भी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। इसके पहले संगठन के यशस्वी अध्यक्ष, ऊर्जावान केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जी.बी. पटेल साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी की ओर से भी पूरे प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता मित्रों, पदाधिकारी और विशेष रूप से वरिष्ठ जन संरक्षक द्वय को भी नमन करते हैं। मैं अध्यक्ष जी से भी हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि इनका संदेश एक एक कार्यकर्ताओं की ओर जा रहा है। ठीक, आप शुरू करिए। मित्रों, विगत में भी 2-4 दिन पहले आप सबने ध्यान से देखा होगा कि आज जो वर्तमान में संकट आया है, जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम आप सीधे जो है प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके संवाद करने से कहीं न कहीं जो है एक प्रतिबंधित हैं, जिन कारणों से ही माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने आप सबसे सीधा संवाद करने का प्रयास किया। संगठन की गतिविधियां, विभाग की समस्याएं और वर्तमान में जो चैलेंजेस है उस पर उन्होंने प्रमुखता से रखा। मैं समझता हूं कि आप सब उस पर काफ़ी कुछ विज्ञ होने का प्रयास किए होंगे। तमाम हमारे मित्र आ रहे हैं, अनूप वर्मा जी नमस्कार, संजय जी नमस्कार, आप सभी मित्रों को नमस्कार, दर्शन सिंह जी नमस्कार, कानपुर से इंद्रजीत पंडित जी नमस्कार। मित्रों, आप सबको नमस्कार। लेकिन आज सबसे पहले मैं बधाई पूरे देश ने, पूरे दुनिया के जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हमारे साथी हैं, और इस्लाम धर्म के अनुसार जो 12 महीनों में 9वां महीना जो रमज़ान का महीना होता है आज से प्रारंभ हुआ है। आज यह जो महीना इनका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण महीना, सादगी का पर्व का माह होता है। इसमें लोग जो है दुआएं करते हैं, और हमारे हिंदू परंपरा में जैसे नवरात्र के महीने में लोग व्रत रह करके लोगों की जो है कामनाओं और लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में आज से रमज़ान प्रारंभ हुआ है। मैं पूरे देश और दुनिया के कोने कोने में प्रवासरत एक एक उन सभी साथियों को ढेर सारी बधाई और संदेश शुभकामना देना चाहूँगा। इसके साथ ही उन तमाम साथियों को नमन करूंगा जो इस महामारी के दौरान पूरे क्षेत्रों में तल्लीनता के साथ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, प्रशासन, पुलिस और मीडिया के साथ जो लगातार अपने प्राणों की बाजी लगा के कार्य कर रहे हैं, और उन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए जब लॉकडाउन में लोग घरों में रह करके लॉकडाउन का अनुपालन कर रहे होते हैं, तो इस दौरान बिजली क्षेत्र का एक एक कर्मचारी, एक एक जूनियर इंजीनियर, एक एक अभियंता और शिखर प्रबंधन मिलकर सामूहिक रूप से जो है इस संकट में पूरा जो है मनोयोग से आपात आवश्यक सेवा देने का काम कर रहा है। आप सभी वास्तव में कोरोना योद्धा हैं। आप कोरोना योद्धाओं को बहुत बहुत नमन। कई मित्र देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे, मैं मीनू कुमार जी का आ रहा है, अध्यक्ष जी को, महासचिव जी को नमस्कार। नमस्कार जी मीनू जी। राम इकबाल जी को नमस्कार। मित्रों, आप सबसे आज केवल मेरा कोई भाषणात्मक कोई संवाद नहीं है, आप सबसे संवाद होगा, आपके सुझाव लेंगे। लेकिन जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पे पहले हम प्रमुखता से अपनी बात रखना आवश्यक समझते हैं। आज 3 तरह की चुनौतियां हैं।
एक वैश्विक चुनौती है, एक राष्ट्रीय चुनौती है, और इन दोनों के बीच जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं, ऊर्जा उद्योग के सामने जो ऊर्जा और ऊर्जा के कर्मचारियों के सामने संकट है, उस चुनौती से भी हम कैसे निपटा जा सकेगा, इस पे हमें चर्चा करना है। वैश्विक चुनौती क्या है? वैश्विक चुनौती वैश्विक महामारी, क्योंकि हम जानते हैं महामारी और वैश्विक महामारी में केवल इतना अंतर है, जब कोई रोग बड़े पैमाने पे एक स्थान एक देश में फैलती है तो उसे महामारी कहते हैं, लेकिन एक देशों से दूसरे देशों, कई देशों तक जब वो ट्रांसफ़र होती है और उसका प्रभाव दुष्प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसको जो है विश्व स्तर पे जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसको जो है वैश्विक महामारी के रूप में घोषित करती है। वैश्विक महामारी का इतिहास में आप जाएंगे, निश्चित रूप में आज लोग कह रहे हैं करो ना करो। हम तमाम चीज़ों को जो प्रदूषण के कारण दुनिया में वातावरण का जो है लगातार गिरावट हुआ है पर्यावरण में, और उससे भी हम कहीं न कहीं अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत भयावह स्थिति है कि अब तक जो कोरोना की स्थिति है हमारे देश में, जो अभी भी रिकॉर्ड अपडेट होकर आ रहा है, 25,506 भारत में, और लगभग 5,063 लोग इसमें ठीक हो चुके हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लगभग 7,000 से अधिक जो है लोग आपके यहाँ अब तक काल कवलित के शिकार हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का डाटा आ रहा है वो 1852 लोग संक्रमित हैं और 217 लोग जिसमें से ठीक होकर के 92 लोग भी डेथ के शिकार हुए हैं। हम यह आपके भारत की स्थिति है, और दुनिया के परिदृश्य पे देखें तो 27.9 लाख लोग संक्रमित हैं और 7.81 लोग ठीक होकर के घरों में जा चुके हैं, लेकिन लगभग 2 लाख 1.96 लाख लोग आज भी काल कवलित के शिकार हुए हैं। ये बड़ी अत्यंत दयनीय स्थिति है। लेकिन जब हम महामारी के इतिहास में जाते हैं तो 14वीं शताब्दी को आप याद करें, वैश्विक महामारी जिसे द ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, इटली में मैसिना बंदरगाह पर जो आपके लगभग 12 जहाज़ों के माध्यम से जो वायरस आया, जो प्लेग के नाम से जाना जाता है, वो पूरी यूरेशिया में इतनी तेज़ी से फैला, और यूरेशिया में ही देखा जाए तो यूरोप महाद्वीपों में लगभग 2 करोड़ के लोगों की प्राण गंवाने पड़े थे। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी थी। उसके बाद तमाम पूरे दुनिया में आर्थिक स्थितियाँ चरमराई और आर्थिक पुनर्जागरण की भी स्थितियाँ आई। उसके क्या लाभ और हानियाँ रहीं, आप भली बात जानते हैं कि मानव हानियों से अगर रिकवरी किया जाए किसी आर्थिक से, तो यह कोई तुलनात्मक, कोई मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। आर्थिक रूप से हम लंबे समय के बाद उबर तो जाते हैं, लेकिन जो जनहानियाँ होती हैं, ये बहुत बड़ा संकट का दौर था। वहीं 1855 में आपका प्लेग एक नामक, वो भी जो है विशेष रूप से चाइना से चल करके भारत होते हुए हांगकांग गया और यूरोपीय महाद्वीपों में बढ़ा, और लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौतें उस समय हुई। ये आपकी 13वीं और आपकी 19वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण जो है घटना है। वैसे तो तमाम घटनाएं आप स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू या हैजा और भी तमाम चीज़ों को देखा होगा, लेकिन जो 20वीं शताब्दी का यह 21वीं शताब्दी का यह जो महामारी है, निश्चित रूप में उन तमाम इतिहास को पुनः दोहराने की ओर बढ़ रहा है। यह कब तक आगे बढ़ेगा, कब तक इसका जो है क्या समाधान निकलेगा, अभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की है। हम लगातार टेलीविज़न पे, लगातार हम जो है सोशल मीडिया से संवाद के या संपर्क से देख रहे हैं कि जो इसके विशेषज्ञ हैं अभी भी इसका कोई विशेष दवा, कोई इसका इलाज भी नहीं खोज पाए हैं। यह बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। इन सब के साथ ही जो आज दुनिया में आर्थिक स्थितियों पर ध्यान देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की स्थितियां पूरी तरह से बंद हैं। तमाम जो इंडस्ट्रियली हैं या जो तमाम ऐसे प्रोडक्टिविटी वाले संस्थाएं हैं बंद हैं, और भारत की आप पूरी तरह से रेल और हवाई अड्डे भी पूरी तरह से बंद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन के बंदी से कितना बड़ा नुकसान होता है। अब ये अभी अनिश्चितकालीन तक अगर चलेगा तो क्या स्थिति होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आज जो भारत के सामने चुनौती है, यह कृषि प्रधान देश से 70% आबादी गाँव में रहती है,
और आज तमाम शहरों से लेकर लोग लौटे गाँव में, और गाँव में जब तक वो रोज़ाना और एक महीने का अपना इंतज़ाम करके काम करते हैं और एक महीने से अधिक लॉकडाउन अगर लगातार रहा तो वो भुखमरी के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो जहां हम अभी ये देख रहे हैं कि 4-5 हज़ार ही मृत्यु हुई है, लेकिन वहीं हम समझते हैं कि जब भुखमरी के कगार पे आएंगे तो इससे कई गुना डेथ का रेट बढ़ेगा। तो इन तमाम संसाधनों से कैसे हम निपटा जाए चुनौतियों से, सरकार इस पे गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस संकट काल में जिस हिम्मत और धैर्य के साथ अपने एक एक प्रदेशवासियों, नागरिकों, अपने अधिकारियों, कर्मचारियों का हौसला अफजाई करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नमन के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं। हम सबको भी यही करना है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो हमें निर्देश दे रही है, गाइडलाइंस दे रही है, उसका हमें समग्रता में पालन करना चाहिए। तभी हम जो है इस वैश्विक महामारी जो कोरोना जैसी गंभीर, जिसका कोई अभी इलाज नहीं निकला है, इससे कहीं न कहीं चुनौतियों का सामना करके एक महायुद्ध से जो है पार पा पाएंगे। यह आपका आज आपके सामने ये आर्थिक और जो मानवीय चुनौतियां हैं, इसके बारे में हमने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स साथी हैं, जो प्रदेश भर के चाहे संगठन है, संगठन के बाहर भी तमाम मित्र हैं, अपने को सुझाव देना चाहें कि हम इस संकट के दौरान हम कैसे पूरी, क्योंकि नेशन इज़ द फर्स्ट, राष्ट्रीयता प्रथम है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना करके हम सब जो है कैसे सुझाव दे करके बेहतर कैसे कर सकते हैं, आपके सुझाव आएँ तो शायद इसे भी हम सरकार, शासन और प्रबंधन के सामने आपके माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज जो चुनौती है विभाग बचाना, इस पर हम अभी विशेष रूप से रखेंगे अपनी बात को। ऊर्जा संस्थान, ऊर्जा की महत्ता पूरी दुनिया में, ऊर्जा की खपत के आधार पर विकास का पैमाना क्या है, और उत्तर प्रदेश जैसे जो दुनिया का अगर राष्ट्र बनाया जाए तो 6वां राष्ट्र की श्रेणी में हो सकता है। लगभग 24 करोड़ यहाँ की आबादी है, तो यहाँ क्या चुनौतियाँ, इन पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन हमें चूँकि आज मानव दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से हम सब चूँकि इंसानियत के अमली जामा में अगर देखें तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि देश और प्रदेश पे जो आपात स्थिति सी बन रखी है संकट की, इसमें हमारी क्या सहभागिता हो सकती है। आप सब बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा ने भी जिस तरीके से आप सबका धन्यवाद दिया कि ये जूनियर इंजीनियर, अभियंता, कर्मचारी लगातार प्राणों की बेदी दे करके क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बेहतर बनाए रखे हैं, विद्युत का उत्पादन अनवरत करने में तल्लीन है, पारेषण की इकाइयों को बिल्कुल मोटिव पोस्ट पे रखे हैं, एनर्जाइज रखे हैं। और आपने देखा कि देश में जब अभी आपका एक बहुत बड़ा चुनौती आया 5 अप्रैल को, तो आपने उससे भी बड़ी ही गंभीरता से चुनौती को पार पाने में अपनी तकनीकी और अपने कर्मठता और अपने समर्पण को, विशेषज्ञता हासिल करने का अपने अवसर प्रदान जब मिला तो आपने उसे पूरा दर्शाने का प्रयास किया। आप सबको भी बधाई। लेकिन इन सब के बीच क्या हालात ऊर्जा सेक्टर में है, क्या हालात, अभी अरविंद जी शायद पूछ रहे हैं भाई अलीगढ़ से 8.33 कोटे का प्रमोशन अतिशीघ्र कराया जाए। निश्चित रूप में अरविंद जी इस पे अध्यक्ष जी हमारे साथ ही बैठे, हम लोग लगातार चिंतन कर रहे हैं। इस पे भी कार्रवाइयाँ हमारे स्तर से जो संगठन की हैं, प्रबंधन के साथ संवाद करके पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है। इसी का अभी आंशिक पार्ट आपके बीच में 9 लोगों की प्रोन्नतियाँ कराई गई, उन्हें भी ढेर सारी बधाई। और आप सब मित्रों को बधाई कि आपके सहयोग से ही संगठन कोई कार्य कर पाता है। तो हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारे सामने संगठनात्मक और ऊर्जा के सेक्टर में कठिनाइयाँ हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी है। आप 3 बिंदुओं पे माननीय अध्यक्ष जी ने उस दिन प्रमुख रूप से जहाँ विद्युत के सुधार अधिनियम को लागू जब किया, रिफॉर्म एक्ट को 1999 को, और देश के पूरे बिजली बोर्डों को विघटन करके निगमों में बांटने का काम किया सरकारों ने, और निगमों के बाद अब उसे निजी की ओर बढ़ाने का प्रयास जो चल रहा है। और ये 3 भागों में देखा जाए, 2014 आप इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लाने का प्रयास सरकार की, और 2017 तक नहीं ला पाई, तो वो कहीं न कहीं वो उसमें फेल रही।
आपकी एकता के कारण, आपके ताकत के कारण और आप लोग पूरे दुनिया में नहीं देश का एक बिजली सेक्टर को जिस तरीके से काम करके दिखाने का काम किया, उसके कारण कहीं कहीं सरकार पीछे हटी और पुनः 2018 में वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2018 जो 2003 का करना था लाने का प्रयास की, लेकिन पार्लियामेंट के अंतिम पायदान पे जाने के पहले ही वो कहीं न कहीं पुनः विड्रॉन हुआ और इस प्रकार आप विजयी रहे पिछले पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जैसे ही 2019 के बाद ये पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई और उसके बाद ही यहाँ लगातार अनवरत प्रयास चल रहा है कि बिजली के क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे किया जाए और इन सब पे कहीं न कहीं मैं नहीं कहता कि देश और प्रदेश की सरकार चूँकि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होती हैं, जनता के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो जनता के हित को सोचते होंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में जब देखें, हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें कि जब आप NPCL 1991 में नोएडा पावर जो कंपनी को बनाया गया, उसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई थी कि अगले 25 ईयर में संसाधनों को और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। क्या डेवलप हुआ? नहीं डेवलप हुआ। उसका दूसरा उदाहरण जब 2007 के बाद 2009 में आपका टोरेंट पावर को आगरा को दिया गया, तो मैं पूरे दावे के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, खुले प्लेटफॉर्म पे कह सकता हूँ, हमारे ऊर्जा के शिखर प्रबंधन या सरकार के भी जो जिम्मेदार माननीय गण हैं, इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर टोरेंट पावर के उस संबंध को आप पूरी छानबीन कर लें, निश्चित रूप में पाएंगे कि एक बहुत बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार आंतरिक रूप से है। और वहीं उसी के पैरेलल में जो केस्को के भी देने की तैयारी चल रही थी, उन्हीं संसाधनों में केस्को को लोगों ने जिस ताकत एकता के साथ विभाग की बेहतरी को लेकर के काम किया, वे सब जो है प्रशंसनीय है, वे सब जो है वंदनीय हैं और उसको सुधारने का काम, थ्रू रेट बढ़ाने का काम, लाइन हानियाँ घटाने का कार्य किया। तो मेरा यह मानना है कि संगठन की दृष्टि से कि ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों को जो संसाधनों में इजाफा, हम तुलनात्मक बात करते हैं, 2000 में जब 1.25 लाख कर्मचारी होते थे, बिजली की लाइनों की लंबाई या कर्मचारी या कंज्यूमरों की जो संख्या है अनुपातिक दृष्टि से 1/10 होती थी, तो आज 10 गुना से अधिक लाइनों की लंबाई या कंज्यूमरों की संख्या बढ़ी है। और देश में तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री जी की ओर से जो आपकी योजना चल रही, दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पूर्व में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, या उदय के माध्यम से तमाम RAP DRP योजना, और आज के डेट में गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। तो इतने भारी संख्या में कनेक्शन पहुंचने के बाद भी जो हालात आज कर्मचारियों की है 40,000 के आसपास है। तो ये सोचना पड़ेगा कि लाइन हानियाँ 20% से 40% कैसे बढ़ी। जब विघटन बिजली बोर्ड का हुआ था तो 85 लाख से 85,000 लाख पे अगर हम घाटे में जा रहे हैं, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि जो हम शीर्ष बल पे जो प्रबंध की व्यवस्था करते हैं, हम धरातल पर जो है कल्पनाओं के आधार पे नहीं करते, केवल वो जो है सैद्धांतिक रूप से उसको किताबी ज्ञान के आधार पर करते हैं। कहीं न कहीं इन कारण, उन दोनों में संतुलन न होने के कारण ये व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं और कहीं न कहीं ये आने वाले दिनों में नकारात्मक रूप से बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों को नकारा घोषित करके इसे निजी हाथों में देने का प्रयास चल रहा है। पिछले दिनों जब सरकार ने अमेंडमेंट बनाने का पुनः प्रयास 2019 के बाद की, तो कहीं न कहीं पूरे देश स्तर पर लोगों ने सकारात्मक तरीके से बेहतर उपभोक्ता सेवा, कंज्यूमर की बिजली महंगी न हो, आम जनता को जो है सेवा बेहतर मिल सके और बिजली क्षेत्र में भी कामगारों की भी या उनके परिवार की जो सुरक्षा है जीवन की बनी रहे, इसको लेकर के एकजुटता से अपनी बात रखा। तो उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट नहीं बनाने का प्रयास कर पाए। फिर उन्होंने 2020 में भारत की संसद में जो वित्त पारित किया जाता है, जो बजट पारित किया जाता है, बजट के माध्यम से कहीं न कहीं इसको अप्रत्यक्ष रूप से निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस बात की शंका उसी समय थी जब उन्होंने स्पष्ट रूप से ओपन एक्सेस के माध्यम से जो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी बढ़ाने की बात की थी। उस समय ही राज्य विद्युत परिषद जो संगठन उत्तर प्रदेश और भारत के पूरे क्षेत्र के तमाम जो है अभियंता या कर्मचारी संगठनों ने मिलकर एक सामूहिक रूप से अपनी बात रखी। तो कहीं न कहीं इसको सरकार को आंतरिक रूप से तो नहीं, लेकिन बाह्य रूप से पीछे हटना पड़ा।
और उसकी एक अंदेशा बिहार में जब जनवरी में हुई घटना मानवीय दृष्टि से देखा विभत्स घटना हुई। 29 जनवरी को बिहार में जब लोग पूरी मानवीयता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जो संविधान में अपने व्यक्त की आज़ादी मिली उसके माध्यम से रखने का प्रयास किया। सतीश कुमार कश्यप जी मुरादाबाद से कह रहे हैं 30 जून 20 तक संभव हो सकेगा। सतीश जी निश्चित रूप में हम संगठन के रूप में आपसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा संगठन का प्रयास है कि इस चयन वर्ष में जो भी सीटें अभी लंबित हैं, चाहे 8.33 को हो, चाहे 40% को हो, चाहे सिविल को, इलेक्ट्रिकल की हो, पूरा प्रयास संगठन के अध्यक्ष, महासचिव या केंद्रीय नेतृत्व, एक एक कार्यकर्ता पूरे शिद्दत से लगा है। हम इस पे कोई न कोई परिणाम की ओर बढ़ेंगे। हम आप सबसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप जिस अपेक्षाओं के साथ शीर्ष नेतृत्व से लगातार करते हैं, क्षेत्रों में भी संगठन की रीत नीति के साथ आप संगठनात्मक गतिविधियों में उसी तरह नित्य प्रतिदिन जो है अपने दायित्वों को निर्वहन कर रहे होंगे और आगे भी मजबूती से करने का प्रयास करेंगे। दर्शन सिंह सिविल से बोल रहे हैं, शिथिलता का आदेश आज तक नहीं हुआ है। दर्शन सिंह जी अभी 2-3 दिन पहले ही शिखर प्रबंधन से बातचीत पुनः हम लोगों की हुई थी। उस पर फाइल की स्थिति जो भी है वो इंटरनल चीज़ें चूँकि हम सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप में आप सबके परिणाम की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में कोई न कोई सकारात्मक परिणाम आप सबको मिल सके और एक नए कलेवर के साथ नई जिम्मेदारी विभागीय दायित्व में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मित्र, आप सबके जो लगातार इस पे आपके व्यूज आ रहे हैं, कहीं न कहीं उससे हमें सीखने का भी अवसर मिलता है, समझने का भी अवसर मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि बिजली क्षेत्र में जो निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने के बाद तब बिहार में घटना घटी और वहाँ के लोगों ने एकजुटता के साथ अपनी बात रखी और वहाँ तमाम न सिर्फ पुरुषों बल्कि मानवीय जो हानियाँ पराकाष्ठा गिरी, वहाँ तमाम बहनों और जो माताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुए और पूरे देश में उसका संदेश गया। देश में उत्तर से लेके दक्षिण, तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल और आपका पूरा गुजरात से लेके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक लोग बर्फ में भी पूरी तरह से खड़े होकर विरोध करने का कार्य किए। तो कहीं न कहीं वहाँ की जो बिहार की सरकार कहीं न कहीं चीती। बिहार के उन माननीय मंत्री जी का धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करते हैं कि 13 फरवरी को उन्होंने स्पष्ट रूप से यह पत्र लिख करके स्पष्ट किया भारत की सरकार को, भारत के जो बिजली मंत्रालय हैं उन्हें यह स्पष्ट करने का कार्य किया कि विगत में जो बिहार में निजी क्षेत्रों में प्रयोग किए गए उन निजी क्षेत्रों की हालात ये रही कि विद्युत की उपभोक्ता की सेवा बुरी तरह से खराब हुई। भारी गिरावट होने के साथ ही जहाँ जहाँ पे संकट आया, चाहे वो गया का रहा हो, मुजफ्फरनगर, भागलपुर 2013 में, उन तमाम जगहों पे जो जिम्मेदारी प्राइवेट फ्रेंचाइजी कंपनियों को दिया था, विद्युत की हालत बद से बदतर हुई। इसलिए वहाँ के माननीय मंत्री जी ने रिकमेंड किया था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि सरकारी कंपनियों के माध्यम से जो कार्य कराए जाएंगे वही मॉडल जो है बिहार राज्य में सफल रूप से, और यह न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय हो सकता है। वहाँ के माननीय मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप जी ने जो लिखा, निश्चित रूप में उसके बाद ही प्रत्यय कुमार जो वहाँ प्रत्यय अमृत वहाँ के प्रमुख सचिव ऊर्जा हैं, उन्होंने भी भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को लिखा कि कहीं न कहीं बिहार में जो हालात निजी संस्थाओं का प्रयोग रहा है वो बड़ी ही खराब स्थिति रही है। इस नाते यहाँ पर जो बैठक होने जा रही भारत की सरकार की निजी संस्थाओं पे एक चर्चा पे, उस पर बिहार की ओर से हम आ पाने में सक्षम नहीं होंगे और बल्कि कोई औचित्य ही नहीं बनता, ऐसा उन्होंने जवाब लिख करके दिया। यह एक मजमून आपके सामने है। भारत में उड़ीसा में बिजली क्षेत्रों को निजी कंपनी को दी गई, पूरी तरह कोलैप्स होकर वहाँ पुनः निगमीकरण में लौटना पड़ा। चाहे वो आपके इंदौर की स्थिति रही हो मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पे भी जो हालात लगातार प्रयोग में पाए गए, उपभोक्ताओं की हालात लगातार सेवाएं प्रभावित हुई और आज कोरोना के समय में भी आप महसूस कर रहे होंगे। मैं मीडिया के इस माध्यम से माननीय अपने प्रमुख जिम्मेदारान को यह निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रा आप कल्पना करें, माननीय मंत्री जी, आप लगातार घोषणाओं में कहते हैं कि आज जो हालात है, जो बिजली का कर्मचारी पूरे प्राण की बाजी पे चढ़ करके क्षेत्रों में अनवरत आपूर्ति बनाए रखा है, पूरे देश में कहीं भी सार्वजनिक संस्थाएं या
सरकारी संस्थाओं को छोड़ दिया जाए, तो जो आपात और आवश्यक सेवा का काम कर रही हैं, कहीं निजी संस्थाओं का दूर दूर तक दर्शन नहीं हो रहा। ये स्पष्ट करता है कि आपातकाले संकट काले में भी अगर कोई निष्ठावान सिपाही के रूप में या निष्ठावान समर्पित भाव से किसी संस्था के माध्यम से जन कल्याण कर सकता है, तो सरकारी एवं सार्वजनिक संस्था के लोग ही कर सकते हैं। ऐसा अपील किया जाना है इस माध्यम से कि आप पुनः जो अभी जो है आपने 17 तारीख को भारत के पावर सेक्टर ने पूरे देश के लोगों को, स्टेट के लोगों को ये अपील करके 21 दिन में आपसे मांगी है, अपेक्षाएं मांगी हैं कि निजी क्षेत्रों में अमेंडमेंट एक्ट में सुधार करने के जो प्रस्ताव दिया है, उसके जो नटसेल हमारे सामने हैं, प्रमुख रूप से बहुत गंभीर चिंतन करके जो देख रहा हूँ, गंभीरता से आप पाएंगे कि पावर टैरिफ टू बी डिटरमाइंड विद द नो सब्सिडी कंपोनेंट, क्रॉस सब्सिडी ऑन इंडस्ट्री टू बी रिड्यूस ओवर टाइम। और उसमें जो इस ड्राफ्ट में महत्वपूर्ण से अभी तक आप देख रहे होंगे, देश में और प्रदेश में रेगुलेटर बॉडी के रूप में स्टेट में स्टेट रेगुलेटर होता है, उसी तरह देश में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है। इसे ये इस बात को कह करके फेल कर रहे हैं। अभी जो ड्राफ्ट में ये अगर आप अध्ययन करते हैं तो बड़ा गंभीर जो है प्रश्न उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट critical component of infrastructure which is the essential for sustained growth of the Indian economy and the welfare of nation। कहने का भाव है कि पावर जो है एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट ऐसा है जो आर्थिक विकास और जो कल्याणकारी राष्ट्र के कल्याण के मामले में बहुत महत्वपूर्ण जो है एक कंपोनेंट है, जिसके विकास के बिना जो है विकास की कल्पना अधूरी है। इसके आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, but the electricity sector is the seized with few critical issues which have weakened the commercial and investment activity in the electricity। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बजाय जो निजी सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो फेल इसलिए हुई तो कमर्शियल सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कोई चर्चा ठीक से विचार नहीं की। और इन कारणों से उन्होंने कहा कि ये रेगुलेटर बॉडी भी अप्रत्यक्ष रूप से ड्राफ्ट का भाव ये बताता है कि रेगुलेटर बॉडी को जो काम करना चाहिए था वह काम नहीं कर पाई। कहीं न कहीं इन कारणों से ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एपीटीएल करके उन्होंने एक नया जो है अथॉरिटी बनाने की बात, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की बात की है। ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या है? यह इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को पावर को बढ़ाने की बात इसमें की गई है। और इसमें कितने पावर उसको दिए जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण पावर तो एक सिविल कोर्ट के जो पावर्स हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी शैल बी एक्जीक्यूटेबल एज ए डिक्री ऑफ सिविल कोड, जिसमें पनिशमेंट से लेकर के तमाम तरह की कार्रवाइयाँ, तमाम सीज करने का, और जो है प्राइवेट सेक्टर को पूरा ओपन एक्सेस के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने का उस अथॉरिटी को पावर होगा। तो इस पे उन्होंने पूरे देश के राज्यों से मांगी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस बेसिक रूट पे काम करना चाहिए था उस रूट पर चर्चा न करके सिर्फ निजी संस्थाओं को बढ़ावा देने की बात, और उसके साथ ही नेशनल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी जिसमें मोर देन 70% निजी सेक्टर के लोगों को ही उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। यह भी कहीं न कहीं सरकारी संस्थाओं को पूरी तरह से कोलैप्स करने की बात हो रही है। तो हमारा कहने का भाव इतना ही है कि आज इस पे चिंतन करने की ज़रूरत है। यह जैसे ही आपका ड्राफ्ट आया भारत सरकार की ओर से, भारत के पावर मिनिस्ट्री की ओर से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो संगठन तत्काल जो है पूरी गंभीरता से इसे लिया, क्योंकि इस केवल संगठन की बात नहीं है, ये आम उपभोक्ताओं की जो है बिजली महंगी होने की बात है, आम उपभोक्ताओं के साथ देश के विकास की बढ़ने की बात है। और वे तमाम जो छात्र डिप्लोमा और डिग्री कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्सेस कर रहे हैं, आज वो शिक्षित बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, उन सबको कैसे एम्प्लॉयमेंट किया जा सके, इन सब को लेकर भी एक चिंता का विषय है। इसलिए पूरे देश के एक एक शिक्षित अशिक्षित जो भी रोजगार बेरोजगार और आम जो है उपभोक्ता देवो भव है, उसकी बेहतरी के लिए भी हमें चिंतन करना है। हमने चिंतन करते ही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है,
यह एक संयुक्त रूप से एक एजेंडा था। तत्काल हमारी संघर्ष समिति ने आपस में हम लोगों ने डिस्कस करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमने जो है निश्चित रूप में अपना विरोध पत्र और हमने ये अपील करने का प्रयास किया, कृपया जब देश में वैश्विक महामारी के संकट से लोग पूरा प्राण की बेदी लगा करके काम करने में तल्लीन है, तो इस हालात में और उदाहरण के रूप में प्रयोग कर से देखा गया है कि निजीकरण की स्थिति फैल रही है। तो ये एक नया चीज़ तब आप लागू करने जा रहे हैं जब सोशल डिस्टेंसिंग में एक व्यवस्था के तहत लोग लोकतांत्रिक तरीके से पूरे एक साथ एकजुट होकर विरोध भी नहीं कर सकते या कोई अपनी बात आपसे मिलकर कहना चाहें, तो ऐसी स्थितियां नहीं हैं। क्योंकि हम सब के लिए अपनी मांगी समस्याएं तो निश्चित रूप में अनवरत इसको आगे ले जाना है, लेकिन देश में जब संकट है तो वैश्विक संकट है। इस संकट में नेशन इज़ द फर्स्ट के और देश की सरकार का जो इस रोग से, इस महामारी से बचने की गाइडलाइंस है, उसको हम फॉलो अप करना जिम्मेदारी है और हम उसको नकार नहीं सकते कि हम उसको फॉलो अप किए बिना इस महामारी से लड़ सकें। इस हालात में यह छेड़ना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने विरोध तो नहीं, हमने अपील की है कि इसको तत्काल इसे विड्रॉन किया जाए और इसके साथ ही हम पूरे देश स्तर पे पावर सेक्टर का जो डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन है उसके माध्यम से, चूँकि उत्तर प्रदेश आप सौभाग्यशाली हैं, हालांकि मैं चूँकि पूरे देश के पावर डिप्लोमा फेडरेशन का एक जिम्मेदार प्रतिनिधित्व करता हूँ और हमारे अध्यक्ष जी भी उसके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और आप सौभाग्यशाली हैं, आपके प्रदेश से उसके अध्यक्ष जो आपके निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय आर के त्रिवेदी जी हैं, यहाँ से ही जाते हैं। इन सब ने गंभीरता से चिंतन की। हमारे एफओडे के जनरल सेक्रेटरी जो ऊर्जावान साथी हैं हरियाणा से आते हैं, हरियाणा प्रदेश के प्रधान हैं संगठन के, और उन्होंने पूरी तल्लीनता और गंभीरता के साथ नेशनल लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री और पावर मिनिस्ट्री के साथ स्टेट के सभी जो है पावर मिनिस्ट्री एंड प्रमुख सचिवों को यह पत्र देकर के अपील की है कि यह व्यवहारिक रूप से जो है आम जनता, बिजली कर्मचारियों और देश की तरक्की के हित में नहीं है, इसलिए इस ड्राफ्ट को तत्काल विड्रॉन किया जाना चाहिए। हमने बड़े ही विनम्रतापूर्वक अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाने के तमाम तरीके हैं। हम पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम पूरी तरह लॉकडाउन का जो भी हमें आपात और आवश्यक सेवा के अलावा जो व्यवस्थाएं हैं करेंगे, लेकिन अगर आपात स्थिति में ऐसे गलत निर्णय लिए जाएंगे, प्रदेश के एक जो जनमानस की आवाज़ है, जो बिजली क्षेत्र के एक एक कर्मचारियों की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने का काम नहीं हो सकता। उसे संगठन के नाते हम लोग अनवरत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और माननीय ऊर्जा क्षेत्र के जिम्मेदारान महोदयन से ये निवेदन है कि तत्काल जो 21 दिन के अंदर आपकी अपनी जो है व्यूज़ लिए जाने हैं, भारत सरकार को देने हैं सकारात्मकता के साथ कि आप स्वयं रोज़ाना तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ पेपर पे भी अगर चला जाए तो हम धन्यवाद आपको ज्ञापित करेंगे, आपको मुबारकबाद देंगे। अनूप वर्मा जी कह रहे हैं यूएनएल में दूसरी तीसरी एसीपी अथॉरिटी जल्द से जारी कराई जाए। अनूप जी, निश्चित रूप में दुर्भाग्यपूर्ण है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि जनवरी में आदेश होने के बावजूद अभी वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। यह शिखर प्रबंधन का कहीं न कहीं एक सकारात्मक तरीके से काम न करने दर्शाता है। हम लोगों ने भी 2-3 दिन पहले ही इसको प्रमुखता से पुनः उठाई है। निश्चित रूप में जल्दी ही इस पर कोई न कोई परिणाम आएंगे और अगर सकारात्मक दिशा में जो नीतिगत नियम कानून है उसमें कोई कोताही प्रबंधन करेंगे तो उसके स्तर से आप सबकी सलाह लेकर के सुनील शर्मा जी, राजू सिंह बेई, हरदुआगंज का नौजवान सिपाही जो लगातार संगठन और सामाजिक कार्यों में अनवरत आगे कार्य कर रहे हैं, इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यह संगठन के एक रीढ़ की हड्डी हैं, आप सब के माध्यम से हमें ताकत मिलती है। हम लोग आपके जो व्यूज़ आते हैं यहाँ अंतः हृदय से अंतः से चिंतन और मंथन करके उस पर अनवरत प्रयास हमारा होता है कि हम आपकी भावना को सरकार, शासन और प्रबंधन के सामने रखने का कार्य करें। कहीं न कहीं उसके माध्यम से हम आपसे जुड़े रहने का प्रयास करें। यह बिजली सेक्टर की 2 चीज़ हमने बताई। इसी बीच जो महत्वपूर्ण अभी मैं आज चर्चा करने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूँ, अध्यक्ष जी ने बहुत बारीकी से तमाम बिंदुओं पर रखा था। बिजली सेक्टर के निजीकरण, बिजली सेक्टर के अमेंडमेंट लागू होने से हमने भी जो बारीक चीज़ें थोड़ी बहुत रखी, लेकिन इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रबंधन जो दिन रात हमें जो है
कहते हैं कि संकट के समय संगठनों का सहयोग जरूरी है और हमने उन्हें हर मोड़ पर साथ देने का वादा किया है। माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा जी, माननीय प्रबंध निदेशक गण को या जो हमारे लोकल स्तर पे भी पदाधिकारी हैं वहाँ के अधिकारियों से भी समन्वय स्थापित संगठन की जो रीति नीति रही उसके तहत आप सब कर रहे हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो छेड़ने का काम किया जा रहा, हम बिल्कुल तैयार हैं कि आप जो है हमारी दक्षता का प्रमाण जो एक आदर्श प्रमाण का आधार है उस पर लें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आदर्श प्रमाण के जो पैमाने हैं, आदर्श दक्षता के जो पैमाने हैं, जो उसके व्यवहारिक संसाधन हैं, जो धरातल पे कार्य क्षेत्र अधिकार दिए जाने चाहिए, वो सारी चीज़ों को बिना दिए, बिना उपलब्ध कराए आप आर्थिक संसाधन नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप जो है आधिकारिक रूप से लोगों को पावर्स भी डेलीगेट नहीं कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इसके आधार पे जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट या स्टोर या वर्कशॉप या तमाम जो हमारे वितरण क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनकी सेवा नियमावली की तरह जा करके जो आपने KPI की व्यवस्था लागू करने का एक ड्राफ्ट आपने भी छेड़ा है, कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा कि मान्यवर आप उदाहरण के रूप में देखें कि आप टेस्टिंग के लोगों को कहते हैं कि हम KPI पर अगर नियमित टेस्टिंग नहीं हो रही है, मीटर नहीं बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर जलने की संख्या बढ़ रही है, ट्रांसफार्मर की बदलने की संख्या अगर सही नहीं है, आप देखो धरातल पे क्षेत्रों में जो लोगों को वोल्टेज नापने के लिए जो आपका पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की नब्ज पकड़ने के लिए मेगर की व्यवस्था या टॉम टेस्टर होती उसकी उपलब्धता नहीं है। और क्षेत्रों में कहीं न कहीं धरातल पे अगर आप देखें तो जो TNP की आइटम की बड़ी घोर कमी है। इन कमियों पे हम दर्शाना नहीं चाहते कि ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी खराब हालत है, लेकिन हमारे जो आवश्यक मूल मानक के अनुसार आवश्यकताएं हैं उन्हें निश्चित रूप में शिखर प्रबंधन जिस संजीदगी और गंभीरता के साथ निचले स्तर तक संदेश देता है, निचले स्तर से निर्देश देने का कार्य कर रहा है, उसका क्रियान्वयन अगर नहीं हो रहा है तो ये ऊपर और नीचे दोनों के प्रबंधन का फेलोरनेस कहा जाएगा। इसलिए इस आधार पे कि आप व्यवस्था और संसाधन अधिकार की आवश्यकता के अनुसार दिए बिना आप पूरा का पूरा जिम्मेदारी पॉइंट रेटिंग के आधार पर किया जाना ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। और बिजली बोर्ड चूँकि 2000 के विघटन के पहले का जो आपका रेगुलेशंस है 1970 का अभियंता सेवा नियमावली या जूनियर इंजीनियर सेवा नियमावली में विशेष रूप से जूनियर इंजीनियर या वे अभियंता, हम असिस्टेंट इंजीनियरिंग नहीं, ओवरऑल सभी अभियंताओं की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभी आपने पॉइंट रेटिंग का ड्राफ्ट किया उसके आधार पे कहीं सेवा नियमों में व्यवस्था नहीं है। अभी भी अभियंताओं में एक्शन एंड एवं में जो पॉइंट रेटिंग है वो भी एक्सीलेंट या बेटर या उसके जो आप ACR के आधार पे मार्किंग है उसमें उसके कार्य अलग अलग उस पर मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो कहीं न कहीं आप गुणवत्ता सुधारने की पेपरों पे करना चाहते हैं, लेकिन धरातल पे जो संसाधन मिलने चाहिए वो नहीं है। माननीय प्रबंधक गण, आपको बधाई इस बात का कि आपने लगातार जो क्षेत्रों में महामारी से निपटने के लिए सैनिटाइजेशन या और भी जो आर्थिक पैकेजेस देने चाहिए आपने 50,000 प्लस 20,000 70,000 दिया, लेकिन उसका उचित उपयोग क्षेत्रों में हो रहा है कि नहीं इसको कौन जिम्मेदारी। आप प्रति दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, प्रति दिवस मुख्य अभियंतागण रेवेन्यू की रिपोर्टिंग लेकर के दे रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कौन लेगा कि जो आपने आदेश किया, जो आपने पैसे देने का काम किया, जो देश के सामने चुनौती है कि इस महामारी में बिजली सेक्टर का एक एक कर्मचारी दिन रात काम कर रहा है और उसके प्राणों को भी बचाने की जिम्मेदारी आप शिखर प्रबंधन की है, क्या वो धरातल पर हो रहा? हमने रिपोर्ट ली, तमाम जो सैकड़ों ऐसे डिवीज़न पाए जहाँ पर केवल जो है नाम मात्र का जो है छिड़काव या कोई विशेष सामग्री की उपलब्धता कराए बिना केवल जो है पेपरों पे काम चल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये हमारी अपेक्षा है कि शिखर प्रबंधन भी इसको देखे और हमारी बात अगर निचले स्तर पे जो भी हमारे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण हैं, मैं बड़ा विनम्रता के साथ अपील करूंगा कि मान्यवर अगर एक भी कोई व्यक्ति हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे अपने कर्मचारियों को, अपने लोगों को, और इस संगठन के माध्यम से ही नहीं ऊर्जा क्षेत्र का मैनेजमेंट भी सरकार के सामने कहीं न कहीं पंग होगा, उसका बड़ा ही खराब संदेश आएगा। इसलिए हम इससे कहीं
भयावह नहीं करा रहे हैं, कहीं डराने का काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना से हम लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब मजबूती से पूरी तरह से एकजुटता के साथ लड़ेंगे। लेकिन जो सुरक्षा के जो नियम हैं, जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और उसमें जो आवश्यक संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप में ये केवल थोड़ी सी जो है कोरी कल्पना रह जाएगी। अनूप जी दिव्यांग कोटे की बात कर रहे हैं। अनूप जी, आपको विगत दिनों में भी बताया गया था और इस बात को हमने स्पष्ट रूप से प्रबंध निदेशक महोदय को स्पष्ट रूप से निवेदन की थी और शिखर प्रबंधन ने जो उसके संबंधित विंग को निर्देश दिया है कि जो भी सीटें इसमें हैं आवश्यक रिलैक्सेशन देकर के कार्रवाई की जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है भी आपके उत्पादन निगम में इधर स्थितियाँ काफ़ी, चूँकि लॉकडाउन की वजह से या कह लीजिए कि पूरे शिखर प्रबंधन के साथ हमारी कोई बैठक नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारी चिंता इस पे और नज़र लगातार बनी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर कोई न कोई परिणाम आए। दर्शन सिंह, कार्य से मात्र और अभियंता ही प्रताड़ित होगा। सही कह रहे हैं आप। हालांकि मित्र, कार्य से प्रताड़ित सभी होंगे अगर संसाधन नहीं होंगे। आप धरातल पर देखो कि संविदा कर्मचारी बिजली को बनाए रखने के लिए उससे ठीक से गेट पास भी और ई पास नहीं मिल रहे हैं, तो भी वो साइकिल चला करके पुलिस के डंडी खा के जिस तरह से कार्य कर रहा है। लेकिन जूनियर इंजीनियर तो चूँकि निचले स्तर का मैनेजर होता है और उससे व्यवस्था नहीं दी जाएगी और जिम्मेदारी ज़्यादा तय होगी तो प्रताड़ित तो होना आपकी चिंता लाजमी है। तो हमारे और तमाम साथी इस बात को लगातार देखने का प्रयास किए। अब हम संगठनात्मक गतिविधियों की ओर आ रहे हैं। मित्रों, आपसे जो लगातार व्यूज मिलते हैं, आपके जो संदेश मिलते हैं, आपके जो सुझाव मिलते हैं, उससे हम समग्रता में संकलित करके शिखर प्रबंधन के सामने रखने का प्रयास करते हैं और आगे भी रखने का कार्य करेंगे। लेकिन आज जो संगठन के सामने चुनौतियां आपने अभी देखा, ऊर्जा क्षेत्र की चुनौती, वैश्विक चुनौती और देश में जो है पूरी तरह से आर्थिक बड़ी भयंकर संकट की ओर जा रहे हैं, वहीं संगठन के सामने भी चुनौती है। संगठन के सामने यह 75वां वर्ष संगठन का है, ये डायमंड जुबली वर्ष का वर्ष है और हमने बिल्कुल कल्पना नहीं बल्कि इसे धरातल को उतारने का संकल्प हम सब ने लिया है। एक एक कार्यकर्ताओं ने भी ली है, एक एक धरातल पे हमारे समर्पित पदाधिकारियों ने भी ली है और आपका शिखर नेतृत्व भी ये कल्पना ही नहीं संकल्पना के साथ संकल्प लिया है कि आने वाले जो वर्ष का महापर्व आपको हो, उस पर हम आपको एक भव्य संगठन का जो आपका मंदिर है उसे कैसे समर्पित कर सकें। इस लॉकडाउन के कारण जहां हमारे कार्य प्रभावित हुए, वहीं आर्थिक भी धीरे धीरे कुछ विषमताएं आ रही हैं। हम आप सबसे यही अपील करना चाहेंगे, आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो आप घरों में बैठे हैं, ईश्वर न करे कोई ऐसी खराब स्थितियाँ आएँ और प्रबंधन से भी संवाद के माध्यम से लगातार जो भी आपके देयक हैं, वेतन की स्थितियां हैं, उसकी निरंतरता बनी हुई है, बनी रहेगी, ऐसा हम अपेक्षा और कल्पनाएं करते हैं। इन हालातों में जो आपको लक्ष्य दिए गए थे, चाहे केंद्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित हमारा लक्ष्य है, प्रदेश के कार्यकारिणी का एक एक सदस्य, विशेष रूप से जिले का अध्यक्ष सचिव हमारे संगठन की कार्यकारिणी का जिला का कमांडर होता है, वो प्रथम दृष्टया वहाँ से शुरू होकर के उसके ऊपर क्षेत्र, अंचल, निगमों और हमारी कैबिनेट पूरी लगभग 250 से अधिक की संख्या में है। उनसे ये अपील की गई थी कि आप 1 माह का वेतन संगठन के नाम, हम ऐसा आशा करते हैं कि आप शीघ्र संगठन का जो भवन कोष का अकाउंट है उसमें स्थानांतरित करने का कार्य करेंगे। राजेश कुमार जी 2015 की सीनियरिटी, मित्र 2012 की सीनियरिटी बहुत जल्दी जारी होने जा रही है। प्रमोशन चूँकि अभी उनके ड्यू हैं और ये क्रमशः ही होता है। सीनियरिटी 2012 के बाद आपका 14 और 15 दोनों को कराने हैं, उसकी हमारी कार्रवाई चल रही है और मुख्य अभियंता जल विद्युत को हमने अपील की है कि जो कार्रवाई समय से करनी चाहिए उसे आप प्रतीक्षा किए बिना समय से करें, उस पर हमारी चल रही है। आलोक कुमार जी भी बोल रहे हैं संगठन भवन में ही हैं, बातें उन तक भी जा रही होगी। निश्चित रूप में मित्र, आप एक अच्छे कार्यकर्ता, मध्यांचल के सिविल विंग के नौजवान सिपाही हो और सचिव हो। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के एक एक नौजवानों से यही अपील है कि जो संगठन के देयक हैं, आपकी शाखाओं की सदस्यता की क्या स्थिति है,
आपकी इस वर्ष की जो विज्ञापन के लक्ष्य के माध्यम से प्रदेश का पूरा हमारा संचालन होता है। और वर्ष 2019 दिसंबर के लक्ष्य में चाहे वो आपके बहराइच के वहाँ के जिलाध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी या वहाँ के एक यूनिट के साथियों ने पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट 200% को पार किया विज्ञापन का लक्ष्य, या बाराबंकी में लगभग 200% के आसपास पहुंचा, उन सबको भी बधाई। लेकिन जिन शाखाओं से अभी विज्ञापन के लक्ष्य पूर्ण नहीं है, हम अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम इन तमाम चुनौतियों के साथ आज हमारे सामने जब लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अभी अधर में है कि आगे कब तक लॉकडाउन रहेगा। हमें इस टेक्नो सेवी के माध्यम से अपने संवाद को बढ़ाना है। हम अध्यक्ष महासचिव लगातार इस पर चिंतन करके कि आने वाले दिनों में हम सीधे आपसे जिलेवार, मंडलवार, परियोजनावार कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ करके संगठन की गतिविधियाँ, आपकी धरातल की समस्याएं, आपकी भावनाओं को कैसे हम एक दूसरे से शेयर कर सकें, इस पे भी चिंतन कर रहे हैं। आप में तमाम तकनीकी रूप से विज्ञ हाईटेक हैं। मैं सुनील कुमार गौतम जी PVI ये झांसी के, और ये बहुत ही हाईटेक हैं। ये पूछ रहे हैं ACR का प्रोफार्मा वही चलेगा या नहीं। मित्र, पिछले साल तो बिल्कुल एग्जाम करा रखा था, और हम लोगों ने इस पे, मैं आज खुलेआम आपको सोशल मीडिया पे बता देना चाहता हूँ कि हमने संगठन की ओर से हम लोगों ने पूरा का पूरा इसका विरोध किया था, और लगातार विरोध है। बीच में टॉप मैनेजमेंट से ये अपील आई कि इसमें कोई आप सुधार करा सकते हैं। तो आप सबसे भी यही अपील है कि उस ACR के फॉर्मेट में बेटर कितना कर सकते हैं, रेवेन्यू के पार्ट्स को जो जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा दी गई है, या संसाधनों के अभाव में आपके जो मार्किंग उसमें की गई है, उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने सुझाव अध्यक्ष महासचिव के सीधे व्हाट्सएप पे या संगठन की जो मेल पर भेजें, हम उसे संकलित करके शीघ्र मैनेजमेंट से हमारी जो कमिटमेंट है उसमें डेविएट करके उसमें मॉडिफाई करा के कहीं न कहीं पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। अंकित जी UPRN में ME सिविल JEE, ME मैकेनिकल, ME सिविल JEE के प्रमोशन पर प्रकाश डालें। मित्र, इस साल जो है इलेक्ट्रिकल का प्रमोशन जितनी संभावनाएं थी हो गई थी। सिविल में चूँकि अभी पात्रता नहीं है, उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उनके रिलैक्सेशंस कैसे करके प्रमोशन की कार्रवाई की जाए। और कमलेश बिंद जी, अनूप वर्मा जी, अपना जिला बाराबंकी सबसे आगे, बिल्कुल आगे, पूरा प्रदेश आगे हो। वे अनूप जी, आप उप महासचिव, पूरा प्रदेश आगे हो, ऐसा ही करें। सुनील कुमार का पर्सनल विभाग क्या कर रहा है, ACR सेंट्रलाइज किया जाए। राजेंद्र कुमार जी, विजय शंकर कुशवाहा, 2016 के बाद JEE की नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाई है। इन सभी बिंदुओं पे मित्र हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं एक रोड मैप तय करके एक टाइम फ्रेम में कहीं न कहीं ये जो चीज़ें आप लोगों ने सुझाव दिए इससे लागू कराने का प्रयास चल रहा है, और आगे भी करने की हम लोग प्रयास करेंगे। तो हम आपसे संवाद के माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि आज देश की सरकार, प्रदेश की सरकार जो भी दिशा निर्देश इस महामारी से बचने के लिए कर रही है, उसका पूरा का पूरा अनुपालन करें। आपात सेवाओं में भी आप क्षेत्रों में जाएं, तो जो सुरक्षा के उपकरण हैं, जो आप संसाधन उपलब्ध आप कर सकते हैं, करा सकते हैं, उसका उपयोग करके जाएं। और आप इन जिम्मेदारियों के साथ आने वाली चुनौती, चूँकि राजस्व की बहुत बड़ी चुनौती सामने लगातार बना रहेगा, हम ऑनलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं से भी अपील करना चाहते हैं कि आप खुद भी बचें और लोगों को भी बचाएं। आप घर बैठे UPPCL की वेबसाइट पे जाकर देखें, तो आप अपने घर पे अपने अकाउंट के माध्यम से बिलों का भुगतान, अपने बिलों की जानकारी और भी तमाम तरह की जानकारियाँ अपडेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इंजीनियर्स, हमारे जूनियर इंजीनियर्स, हमारे कर्मचारी मित्रों के साथ आम उपभोक्ता भी या मित्र जो देख रहे हैं, उसका आगे कैसे हम टेक्नो सेवी के माध्यम से हम बेहतर संवाद, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और आम जनजीवन में जो कठिनाइयाँ हैं या आने वाली हैं, उससे निपटने के लिए हम सामूहिक एकता के साथ कार्य कर सकें, ये हमारे लिए आवश्यक है। इस पे हमें संकल्प लेना पड़ेगा। हम ढेर सारे व्यूअर्स को देख रहे हैं, आप सब की भावनाओं को भी देख रहे हैं। एक मित्र चंद्रजीत जी हैं, जो लिख रहे हैं कृपया जो नए जो है इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके बारे में भी प्रकाश डालें। वे चंद्रजीत जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि हम सभी जो है
अगर कलयुग के युग में देखा जाए तो तकनीकी युग कहा जाता है, और इसमें तकनीकी विकास के माध्यम से कहीं न कहीं आगे बढ़े हैं। तमाम डिप्लोमा डिग्री करके छात्र बेरोजगार हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने जो क्षमता है, विशेषज्ञता है, जानकारी है, उससे बढ़ाएं, और निश्चित रूप में संगठन के रूप में भी हम लोग, और ऊर्जा उद्योग में चूँकि मैन पावर की भारी कमियां हैं, या पूरे देश में तमाम विभागों में मैन पावर की कमियां हैं, उससे सकारात्मक दिशा से सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों में कैसे भर्ती की जाए, इस पे हम लोग चिंतन मंथन करते रहते हैं। आप सबकी भविष्य की कुशल कामना करते हैं कि आप सफल हों और आगे तमाम जो है नए जो है इतिहास के पायदान पर चढ़ें। पंकज कुशवाहा जी, परफेक्ट स्पीच, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे केंद्रीय कैबिनेट के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। सुनील कुमार, वी आर नॉट एबल टू सी योर सेल्फ अकाउंट इन फॉर्म। तो तमाम मित्रों के जो क्वेश्चंस आए हैं, मैं इसको निश्चित रूप में हमारे मस्तिष्क में भी है, हम राइटिंग में भी रिकॉर्ड पे रखते हैं, और आने वाले दिन में आपसे लेकर के इस पे समग्रता में चर्चा, जब हम इंटरनल फोरम पे बैठेंगे, संगठन की जो डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं, आप सब भी सुझाव करके हम सीधे संवाद, आंतरिक चर्चा कैसे कर सकते हैं, तो हम आपके सुझाव भी लेंगे। आपके जो तमाम प्रश्न आए हैं जिन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं हम बता पा रहे हैं, उसे भी साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना ही अपील आप सबसे कि आज जो संकट ऊर्जा क्षेत्र में है, आज जो संकट जो उत्तर प्रदेश के पूरा विकास की हालात कहीं न कहीं चरमराने की स्थिति की ओर बढ़ रही है, और आज देश जो जूनियर इंजीनियर जो इस विभाग का रीढ़ की हड्डी कहलाता है, उसके हकों और अधिकारों पर जो लगातार कुठाराघात हो रहा है, या प्रोन्नत अभियंतागण हैं, उन सब के सामने जो संकट है, उसे भी हम अपने मुस्तैदी के साथ उसके प्रति हम अपने को सावधानी पूर्वक ध्यान रखें कि हमारे कहाँ नुकसान हो रहे हैं, हमारे दायित्व क्या हैं, और जो आपको अधिकार मिले हैं, जो दायित्व मिले हैं, उनका भी निर्वहन आप करने का प्रयास करें। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के प्रति हमारी अकाउंटेबिलिटी है, और हम कार्य करते भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं न कहीं और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। एक विषय छूटता जा रहा था जिस पे मैं प्रमुखता से भी फोकस करना भूल गया, वह भी शेयर करना आवश्यक था। मित्रों, अभी आपने देखा कि पूरे देश में जो इस महामारी में निपटने में दिन रात तल्लीन है, वो प्रमुख रूप से डॉक्टर हैं, या डॉक्टर के स्टाफ, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और पूरे देश में कई जगह छुटपुट घटनाएं भी हुई, डॉक्टरों के साथ अमानवीय घटनाएं हुई, मारपीट की घटनाएं हुई, और देश की सरकार पार्लियामेंट में उन्होंने एक एक्ट ला करके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में 7 साल की जो गिरफ्तारी सज़ा की बात की, और उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्य किया। यही कार्य हम लगातार पिछले वर्षों से, कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रबंधन जो ऊर्जा के हमसे मांग करते रहे हैं। बिजली के क्षेत्र भी बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। आधी तूफान, बरसात या जाड़ा, इन खराब हालातों में भी, चुनौतियों के दौर में जब लोग त्योहारों में अपने घरों में त्योहारों का आनंद लेते हैं, या प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में घर में होते हैं, तो हमारा एक एक सिपाही क्षेत्रों में प्राण की वेदी लगा करके कार्य करने का काम करता है। और आपकी जो प्रमुखता है राजस्व वसूली, बिजली चोरी की प्रभावी कार्रवाई, उस कार्य को भी संपादन के दौरान क्षेत्रों में अनवरत मारपीट की घटनाएं घटित हो रही हैं। उन मारपीट की घटनाओं को कैसे रिड्यूस किया जा सके, उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सके, और आम जनमानस में जो लोग इस तरह अराजक तत्वों उन पर कैसे भय पैदा किया जा सके, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी जो डिमांड है, आज अभी स्टैंड कर रही है। और माननीय प्रमुख सचिव ऊर्जा जी ने विगत दिनों में हमसे जो ओपिनियंस लिया, सरकार के सामने भेजने का प्रयास कर रहे थे। मैं अपेक्षा करूंगा, यह अवसर बहुत ही मुनाफिज है। यह एक ऐसा अवसर है कि देश के लोग जब लॉकडाउन में पालन करते हुए घरों में सेफ जो है अपने को बचाने के लिए आपके निर्देश का पालन कर रहे हैं। एक एक बिजली कर्मचारी भी उन्हीं डॉक्टर, पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के बेहतर आपूर्ति बनाए रखने का काम कर रहा है। और इसके साथ भी अनवरत मारपीट की घटनाएं घटती हैं, तो विद्युत कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट जितनी शीघ्रता से हो सके, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री जी, और उनके जो प्रमुख रूप से प्रमुख सचिव ऊर्जा या एमडी महोदयान, इनकी संयुक्त टीम से अपील है कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र अपने स्तर से देश की पार्लियामेंट में बनाए जाने के लिए भेजा जाना चाहिए।
जिससे आपकी अपेक्षाएं, जो आपके मिशन हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, घर घर बिजली, घर घर उजाला, और पूरे देश में जो है बेहतर बिजली, 24 घंटे बिजली, 24x7 करके सपना धरातल पे ला करके देश की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें, इस सपना को साकार कर सकें। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह भी हमारी अपनी अपील है। दिलीप सिंह जी, राजू सिंह जी, केंद्रीय महासचिव जी को नमस्कार, आपको नमस्कार। ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कड़ाई से लागू करने विजय शंकर कुशवाहा जी कह रहे हैं। मित्र, ट्रांसफ़र पॉलिसी पे संगठन विगत वर्ष में ही अपने ओपिनियंस किया है। इस बार भी हमारी जो फरवरी में वार्ता थी, प्रबंधन से हमने स्पष्ट रूप से अपील की है कि विगत वर्षों में ट्रांसफ़र नीति जो संगठन के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों या जो सेवा नियमावली में व्यवस्था दी है, उसके इतर बनाए गए पावर कॉर्पोरेशन में या उत्पादन निगम में या ऊर्जा के संस्थानों में उससे सुधार करने को उन्होंने विचार करने की बात कही है। हम अपेक्षा करते हैं कि विगत दिन आने वाले दिनों में इस पर हम प्रमुखता से आकृष्ट होकर आपके सुझाव को भी आगे रखने का कार्य करेंगे। अरविंद जी, भवन कोष का ट्रांसफ़र कराने हैं तो अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको, अभी जैसे ही मैं खाली होऊंगा, विगत में भी आपको किया है। हमारे भवन के अध्यक्ष वरिंदर शर्मा साहब ऑलरेडी ऑनलाइन है। वरिंदर शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि अपने सचिव जी से स्वतः करके कि भवन की जो अकाउंट है उसे अपडेट करा दें। और एक एक साथियों से भवन के अध्यक्ष जी भी अपील करते रहे हैं कि यह हमारा सपना है। इन लोगों ने लगातार एकजुटता के साथ इस भवन को बहुत तेज़ी से कार्य किया है, तो हमें और आगे कैसे हमारा लक्ष्य सितंबर अक्टूबर तक संपूर्णता में ले आना है, इसे करना है। तो सभी साथियों से निवेदन है, भवन के अध्यक्ष और हमारे मित्र और अग्रज भैया वरिंदर शर्मा जी ऑनलाइन हैं, आप सब सीधे उनके नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप सब सीधे अध्यक्ष महासचिव से भी संपर्क करके, और भवन अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हम अभी 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे, इसके पहले कि आप अपने माध्यम से अकाउंट जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं उन्हें भेज दें, जिससे ये भवन कोष में जो संकलन राशि आ सके, सरलतापूर्वक लोग देख सकें। मिस्टर अनूप वर्मा जी, यू आर रॉक, धन्यवाद, बट आई एम नॉट रॉक अनूप जी, यू ऑल ऑफ यू रॉक, आप सभी रॉक हैं। एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सदस्य हमारे सभी रॉक हैं, जिनके कारण हम मजबूत चट्टान की ओर बढ़ते हैं और काम करने का प्रयास करते हैं। प्रेम जैन जी, संगठन के 2 अनमोल रतन, संगठन के 2 अनमोल रतन, अध्यक्ष महासचिव जी, ये धन्यवाद इसके लिए प्रेम जी। लेकिन अनमोल रतन एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए एक एक समर्पित पदाधिकारी है। जब क्षेत्रों में यहाँ से कोई दिशा निर्देश जाता है तो बॉर्डर की लड़ाई पे आप सभी लड़ते हैं, आप सभी पूरी मुस्तैदी से संगठन के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। इसलिए असली जो है संगठन के सिपाही, कार्यकर्ता और योद्धा आप सभी योद्धाओं को, मुरारी दुबे जी नमस्कार, राम बाबू चौहान जी नमस्कार, आप सभी मित्रों को नमस्कार। रोशनी जी पूछ रही हैं 2014 के सिविल का रिलैक्सेशन पे ध्यान दीजिए। आप महसूस करता हूं कि सिविल के एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। रोशनी जी, मैं पूरे जिम्मेदारी से कमिटमेंट करता हूं कि बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई परिणाम आपके बीच में मिलेंगे। लेकिन आप सबसे पुनः अपील कि अध्यक्ष और महासचिव इसका एक मात्र आप सबका यह कह लीजिए कि आदेश के पालक हैं, असली मालिक आप सब हैं। संगठन का एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्षेत्र का अध्यक्ष सचिव, जिला का अध्यक्ष सचिव, मंडलों का अध्यक्ष सचिव, और मैं यहाँ तक मैं कहता हूँ खंड का जो अध्यक्ष सचिव है वो हमारा कामरेड है। जिस दिन वो डिवीजनों में जाकर के पूरी गतिविधियों का, जो आपकी इनकम्बेंसी की स्थिति है, जो वहाँ की देयक की स्थिति है, जो पेट्रोल की प्रतिपूर्ति की स्थिति है, जो अकाउंट की स्थिति है, 08B पर जो पावर कॉरपोरेशन ने बड़ी प्रमुखता से एक आदेश जारी कराया, उससे आप सरलता से अगर लागू करा ले गए तो मैं समझता हूँ कि 70% हमारे लोगों पर जो 1 साल 2 साल में करोड़ उधारपति बन जाते हैं, उनको उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगा। और जो आर्थिक और मानसिक रूप से तनाव का दंश झेलते हैं, वो स्वस्थ होकर के संगठन और विभाग का काम और अपने परिवार और समाज के कार्यों में योगदान देने में सफल हो सकेंगे। तो इस 8P पूर्वांचल का हमारा ऊर्जावान कार्यकर्ता, सिपाही, वहाँ के अंचल सचिव लगातार जिस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं,
मैं चाहूँगा कि अंचल सचिव जी, आपने पत्र जिस तरीके से लिखा है, एक आंकड़ों के साथ पूरा उत्तर प्रदेश का एक एक जिले का अध्यक्ष सचिव, क्षेत्र का अध्यक्ष सचिव, कि आपके जिले में, क्षेत्र में 08B के सामान कब उठे, और वो जो निर्धारित अवधि में आपने प्राक्कलन बनाने थे वो प्राक्कलन गया कि नहीं गया। अगर प्राक्कलन गया तो उसकी सूची बना लें, उस पर कितना आपका मिसलेनियस अमाउंट बन रहा है। विशेष रूप से इसके डाटा स्टोर में सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे, मिसलेनियस अमाउंट सामग्री उठने का, और एस्टिमेशन नहीं आया तो उसका पूरा का पूरा डिटेल लेकर के पत्राचार इस तरीके से करें। हम आप सबको आश्वस्त करते हैं, अगर हमारा एक एक सिपाही और कामरेड पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके 08B पे पूरा डाटा के साथ अपने चीफ, अपने SC, अपने एक्शियन और यहाँ तक MD डिस्काउंट को देने का कार्य करेंगे, और उसमें जिस स्तर पे भी जिस भी जिम्मेदार लोगों की अगर जानबूझ करके कार्य नहीं कर रहे हैं, और हमारे विशेष रूप से धरातल पे जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने वाले लोग आपात स्थिति में बेहतर आपूर्ति के बनाए रखने का करोड़ों करोड़ों रुपए का उधार लेकर के अपने बुक पर लेते हैं, और उनकी आर्थिक और मानवीय दृष्टि से, सामाजिक प्रताड़ना की दृष्टि से झेलना पड़े, ये संगठन को बर्दाश्त नहीं होने वाला है। इसलिए उस पर जिस स्तर पे हमें जाना होगा, हम प्रबंधन से, सरकार से भी कहने का प्रयास करेंगे कि इस पर प्रमुखता से कार्रवाई की जाए। सत्येंद्र यादव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, संजय यादव जी, दिनेश यादव जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को कि लगभग 1 घंटे होने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी भी लगातार समग्रता में हम साथ में ही बैठे हैं, पूरी बात आप सब के व्यूज आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप सभी हमारे हाथ पैर हैं, और आपके हाथ पैर के बिना हम दर्शन नहीं कर सकते। तो आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और सामाजिक, आर्थिक और मानवीय दृष्टि से आप मजबूत होकर के संगठन, विभाग और देश के सामने जो चुनौती है उससे निपटने के एकजुटता के साथ काम करें। और एक चीज़ कह दीजिए कि जो हम महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को समाप्त करने का, रोकने का आदेश हुआ है, उससे संगठन सहमत नहीं है, उससे पुनर्विचार क्यों किया गया? मित्रों, अध्यक्ष जी से अभी रूबरू होकर चर्चा हो रहे हैं, आप लोगों के भी तमाम बयान आए हैं कि अभी जो देश की जो सरकार ने, आज प्रदेश में भी होगा, और आज कल ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो प्रमुख सचिव जी ने यहाँ आदेश जारी किया कि 1 दिन का वेतन लगातार काटने की बात, या 3 इंक्रीमेंट, 3 जो है DA फ्रीज करने की बात, ये संगठन इससे कदापि सहमत नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है कि जनमत से जो है उसके विचार लिए जाना चाहिए। जिससे आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सरकार से भी ये अपील करते हैं, अगर ये अपील के माध्यम से आती, ये एक सिस्टम के माध्यम से आती, निश्चित ही हम लोग इस पर विचार करने का प्रयास करते हैं। देश में जो इस समय संकट है, हम कहीं पीछे, चाहे आर्थिक रूप से, अपने तन से, मन से, धन से, हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस स्तर पर देंगे, लेकिन आप बिना व्यूज लिए, बिना सहमति लिए, बिना लोगों के जो है विश्वास में लिए एक तरफा आदेश कर देना, ये लोकतंत्र का हनन है, और देश में ये तानाशाही का संदेश देता है। इसलिए संगठन इससे सहमत नहीं है। निश्चित रूप में हम लिखित रूप में भी इसका विरोध करेंगे, और जिस स्तर पर भी हमें इस पर अपनी बात रखना होगा, हम रखने का प्रयास करेंगे। आपकी भावनाओं को हम सरकार और शासन सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन आप सबसे भी यही अपील है, मानवीय दृष्टि से संवेदना हम जहां भी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग बधाई के पात्र हैं। विगत दिनों में शासन सरकार ने नहीं अपील की, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं माननीय प्रमुख सचिव, मैं और अध्यक्ष जी लगातार जब यह कहा कि हम 1 दिन 2 दिन का वेतन कटवाना चाहते हैं, तो मैं उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उन्होंने जब तक हमने पत्र लिख के नहीं दिया, उन्होंने कदापि न तो काटने का आदेश किया, न सहमति दी। वो संशय में भी थे कि हम कैसे कह दें, लेकिन आपका जो समर्पण, त्याग, आप सब ने प्रदेश के कोने कोने से हमें, अध्यक्ष जी को यह संदेश देने का काम किया कि अध्यक्ष जी, संकट के समय में हम लोग इस महामारी में संगठन के रूप में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। उसको तत्काल भावना को सरकार और प्रबंधन के सामने रखा। आप सब ने बड़े ही तन्मयता के साथ देने का काम किया। और इतना ही नहीं, जब आपने दिया तो सेवानिवृत्त के साथी, विशेष रूप से बनारस से हमारे बड़े ही हमारे शुभचिंतक आदरणीय IP सिंह साहब, SLR गुप्ता जी, IN द्विवेदी साहब, ज्ञानेंद्र कुमार साहब, या लखनऊ से M.A. आलम साहब, इन सब ने
कहा कि साहब हम लोगों को आपने कैसे अलग कर दिया। हम लोगों ने कहा कि एक तकनीकी संकट है, क्योंकि आप सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से आपका जो मिलता है कहीं न कहीं हम घोषणा कर देते, समग्रता में उसका डाटा आंकड़ा और उसका अनुपालन कराए जाने में तकनीकी दिक्कत है। लेकिन आपकी भावना है तो हमने प्रदेश से भी अपील की और सरकार को भी कहा कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था आप करा दें तो कहीं न कहीं हमारे भारी मात्रा में लगभग जो है 5 से 7 हज़ार सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर, प्रोन्नत इंजीनियर हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। हमें खुशी हो रही, फक्र है कि हमारे बहुतायत संख्या में प्रोन्नत और सेवानिवृत्त अभियंताओं ने जो PM केयर या CM केयर का फंड है उसमें ऑनलाइन जो है दान देने का काम किया। आप सभी के इस समर्पण को देश के प्रति, संगठन के प्रति, ऊर्जा संस्थान के मान मर्दन को बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए भी उन सभी सेवानिवृत्त अपने अग्रजों को, सम्मानित संरक्षकों को, सम्मानित मार्गदर्शकों को और तमाम जो समर्पित कार्यकर्ता संगठन के उस काल में रहे, शैशव काल से, उन सबको भी नमन करते हैं कि आप संगठन के असली धरोहर हैं और संगठन के जो नेतृत्व को दिशा निर्देश दे के संगठन को आज भी अस्तित्व को और लगातार बनाए रखने में काम करते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। शाहिद अली जी, धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी, सभी मित्रों, और अभी मैं देख रहा था अध्यक्ष जी भी इस पे, अध्यक्ष जी को प्रणाम कर रहे हैं किसी मित्र। अध्यक्ष जी या लेडी आप सबको प्रणाम कर लिए हैं, नमस्कार कर लिए हैं। और हम सभी अब अपना संवाद में समझता हूँ कि यहीं पर समापन की ओर ले चल रहे हैं। अगर आप सब में से कोई मित्र अपना क्वेश्चन रेज करना चाहें तो 5 मिनट का हम अवसर देते हैं। अपने जो भी मन की शंकाएं हैं, जो आपके मन में इस तरह ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। हम आपकी बात को सुनने के लिए, संवाद अच्छा होना चाहिए, संवाद में रचनात्मकता होना चाहिए, संवाद में सरलता होनी चाहिए, संवाद में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही पूरा सही है। कभी कभी आप जो कहते हैं उससे हमें बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और कभी कभी हम आपको ऐसा भी अनुशासन के दायरे में रखने के लिए भी कुछ कड़वी भी बातें कहते हैं। कड़वी बातें संगठन के व्यापक हित में और इस विभाग के व्यापक हित और आपकी इस जो हमारे मनीषियों ने इस धरोहर के रूप में इस संगठन को हम सबको दिया है, इसे आगे सुरक्षित, संरक्षित और पल्लवित रखा जाए, इसलिए भी करते हैं। क्योंकि प्रदेश में तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। ओपन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कहीं न कहीं अनुशासनहीनता और डिसिप्लिन में भी कहीं गिरावट देखने को मिलती है। हम उन तमाम मित्रों से कहना चाहेंगे, आपकी मन भावनाएँ सीधे हमारे तक आएँ। आप जब भी चाहें अध्यक्ष महासचिव, कभी कभी सीधे टेलीफोन पे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, ईमेल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। आपकी भावनाएं हमारे तक आएंगी, हम उससे प्रयास करेंगे, निराकरण कराएंगे। लेकिन आप सामाजिक प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे और ऐसे भी कुछ जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारियों पे लगातार यह अध्यक्ष महासचिव की जिम्मेदारी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ यह कोई हम सब क्या कर रहे हैं, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संगठन का अनुशासन, संगठन का जो लोगों का एक प्रति लगन, यह निष्ठा के साथ बनी रहनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का गिरावट होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है, और अगर हमने अनुशासन को नहीं बनाया तो कहीं न कहीं संगठन और विभाग और व्यवस्था और सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए आप सबसे अपील करते हैं कि हम लोग लगातार विनम्रता, हम सेवक के रूप में हैं, हम कार्यकर्ता के रूप में हैं, और जनतंत्र, लोकतंत्र में आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हम ईश्वर को साक्षी मान करके आपके हितों के लिए, व्यवस्था के हितों के लिए, बेहतर उपभोक्ता सेवा और ऊर्जा संस्थान के हित के लिए दिन रात करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपके मन में कोई ऐसी कटुता नहीं आनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से कहीं न कहीं चोट भी पहुंचाए, और कहीं न कहीं यह संदेश उन नौजवानों को जो जाता है वो नहीं जाने पाए। उन मित्रों को जो धन्यवाद दूंगा जो सोशल इस मीडिया पे लगातार मेरा साथ दे रहे हैं, और हमें समझने का, वर्षा रायकवार जी झांसी से देख रही हैं, दुर्गा शक्ति झांसी रानी, आपको बहुत बहुत नमन। आप संगठन की सचिव हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि संगठन की जो एक्टिविटीज़ है, कैसे संगठन के लेखन, संगठन के कार्य वो लिपिबद्ध तरीके से कैसे कार्य कर सकें। और एक एक पदाधिकारी, सिर्फ अध्यक्ष महासचिव ही क्यों,
सिर्फ जिला का अध्यक्ष सचिव ही क्यों, सिर्फ अंचल का अध्यक्ष सचिव क्यों, हमारे एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है कि हर स्तर पर लगभग 7 पदों का, अब तो 9 पद हो गए हैं, संरक्षक और वहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष और 7 पद। हम सभी पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे जो संगठन के संविधान में आपकी जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसे पढ़ने का प्रयास करें। उसके अनुसार आप कंधे से कंधा मिला के जब तक काम नहीं कर सकते, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर मनभेद हो जाएगा तो हम कहीं न कहीं सफलता से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए मित्र शामली से आ रहा है किसी साथी का सदस्यता क्रमांक दिलाने की कृपा करें। आज ही सुबह ही विश्व सचिव जी से हमने निवेदन किया है मित्र, बहुत जल्दी आप शामली के उन साथियों की बहुत बहुत बधाई कि जो अभी इनकम्बेंसी अध्यक्ष जी के निर्देश पे प्रदेश भर के लोग कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल शामली से जो डाटा उपलब्ध हुआ है बड़ा उत्कृष्ट डाटा है, बहुत ही अप्रिसिएबल है शामली के जिला अध्यक्ष सचिव, और इसके लिए संगठन के अध्यक्ष महासचिव अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं कि आप सबको भूर भूर प्रशंसा, और प्रदेश के कोने कोने में इसका अनुकरण किया जाने योग्य है और इससे बेहतर भी कर सकते हैं तो निश्चित रूप में और भी स्वागत योग्य होगा। लेकिन इस लॉकडाउन का पालन करते हुए अगर अगले 1 सप्ताह में आपने केवल इनकम्बेंसी अपडेट करके भेज दी तो हम समझते हैं कि आपने संगठन के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया होगा, और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं क्षेत्रीय स्तर पे आप काम करने का प्रयास करें। लेकिन जो संगठन के दायित्व केंद्र की है वो केंद्र करे, जो अंचल क्षेत्र का है जिला है वो अपना करे। परियोजनाओं में भी बहुत सुंदर काम, चाहे आपका हरदुआगंज शाखा का काम जो मैं लगातार देख रहा हूँ, न सिर्फ संगठन के रूप में अपितु सामाजिक प्लेटफॉर्म पे जन्म पे या किसी के आकस्मिक आपात निधन पे या तमाम प्रकार की जो सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, हरदुआगंज शाखा के कार्यकर्ता पदाधिकारी वंदन के पात्र हैं। अनपरा का नौजवान साथी सत्यम को मैं लगातार देखता हूँ, वह भी कार्य करने का जिस भावना से काम करते हैं, इस तरह तमाम साथी काम करते हैं। हम अभी कल ही देख रहे थे कि भाई झांसी से सुनील कुमार जी अपना इनकम्बेंसी अपडेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपकी इनकम्बेंसी नहीं आई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसा कुछ उत्कृष्ट दें कि हम शामली का भी जो नज़ीर दे रहे हैं झांसी का भी नज़ीर देने का प्रयास करें। मनोज जायसवाल जी नमस्ते। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। लेसा का ऊर्जावान साथी है जो लगातार सैनिटाइजेशन पे या इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे फॉलो किया जाए, संगठन और विभाग की बेहतरी के लिए आप काम कर रहे हो, उन सभी मित्रों को नमस्कार। अब लगभग 1 घंटे से अधिक समय हो चुका है। हालांकि जाने की इच्छा न मेरी है न छोड़ने की इच्छा आपकी है, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा, समय सीमा और सीमाओं में ही रहना सफलता और व्यवस्था संचालन का राज होता है। मैं आज फिलहाल यहीं तक कि जो भी आपके सुझाव आज मिले हैं हमें, उन्हें हम संकलित कर लिए हैं अपने मन मस्तिष्क में, उन्हें हम संकलित कर रखे हैं अपने रिकॉर्डों में, उसे समय से क्रियान्वित करेंगे। एसपी सिंह सर आपको प्रणाम। निश्चय रूप में आपने इस 2019 में उत्तर प्रदेश नहीं देश का अगर आपका यशस्वी चुनाव अधिकारी कहा जाए तो कोई उसमें दोहराव नहीं है, और आपका मार्गदर्शन जिस तरीके से हम सबको मिलता है और आपका जो सम्मान संगठन के नज़र में हम लोगों की है, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आप घरों में रहें, आप सुरक्षित रहें, आप सब संरक्षित रहें। इस लॉकडाउन में, इस वैश्विक महामारी में हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का निर्देश, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूँ। मैं अंत में अपना बात समापन इस निवेदन के साथ करूँगा। कभी आप दुनिया में कोरोना वायरस से लोग लड़ रहे हैं, देश में भी तमाम कोरोना वॉरियर से जो लड़ते हुए तमाम डॉक्टर्स, यहाँ तक कि पुलिस के कई जवान जो है काल कवलित के शिकार हो गए, उन सभी जवानों को हम सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची दिल से हृदय से नमन करते हुए इस संकट की बेला में उनके दिवंगत आत्मा को जो है ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करे, उनके परिवार को संकट में दुख सहन शक्ति की जो है धैर्य व क्षमता दे, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो निश्चित रूप में देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टि से तो आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर केवल जन्म और मरण होता है, उस भाव से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके जैविक पिता श्री माननीय श्री आनंद सिंह स्वर्गीय जो बिष्ट जी का भी निधन हुआ है,
इस अवसर पे भी उनकी दिवंगत आत्मा को भी शांति प्रदान करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ अपने जनता के प्रति अपने अधिकारियों के साथ दिन रात बैठक कर रहे हैं और इन संकट में भी पारिवारिक संकट को पीछे रख करके देश और आम जनता की समस्याओं को आगे रखने का कार्य किया, उन्हें भी नमन करते हैं। और आप सबके जो भी निर्देश आएंगे, ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और इतना नहीं, इस सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हमारे तमाम, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय RK त्रिवेदी साहब जो है फ्योडे के और राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन के एक ऐतिहासिक यशस्वी अध्यक्ष रहे हैं, आप भी लगातार दर्शन दे रहे हैं, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता है। आपसे लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। प्रदेश का एक एक कोने कोने का हमारा साथी आपकी ओर नज़र टिकाए है कि इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट पर आपका क्या सुझाव है, क्या निर्देश है। हम लोग आपके जो है बाएं और दाएं हाथ आदरणीय अध्यक्ष जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हम एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में उत्तर प्रदेश में हमारे प्रचार सचिव भाई वरिंदर जी या नार्दन जोन के अध्यक्ष सचिव जो भाई अरविंद जी या और भी हमारे कई कार्यकर्ता आपकी टीम में हैं और उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का एक एक सिपाही आपके निर्देशों का पालन करेगा। लेकिन भविष्य का सुरक्षा आपके हाथों में है। कई देवियां भी इसमें मैं देख रहा हूं, पिंकी जी दिख रही हैं इलाहाबाद से। हम उन तमाम मित्रों को मैं दर्शन कर रहा हूं। आप सबको मैं हृदय से नमन। आने वाले दिनों में मैं पुनः जैसा भी आप सबका निर्देश है, ज्ञानेंद्र कुमार सर दिख रहे हैं, हमारी तमाम समितियां भी गठित हुई हैं, चाहे वो तकनीकी समिति हो, चाहे आपका हमने इस डायमंड जुबली मनाने के लिए एक संपादक मंडल समिति के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानेंद्र कुमार साहब लगातार अपने लेखनी और वाणी से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की है, हम पूरा का प्रयास करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं पे खरे हैं उतरे। लेकिन आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें घरों में, आप सब संरक्षित रहें, यही कल्पना के साथ, यही शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं और आप सबसे अलविदा लेते हुए अगले बहुत जल्दी आप सबसे पुनः संवाद करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत।